दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से बायोलॉजी का ही पॉइंट है आपका न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले जब हम कभी भी किसी भी न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसको हम सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। तो ये इसकी बाहरी स्ट्रक्चर है। बाहरी जो स्ट्रक्चर होगी इसको डबल मेम्ब्रेन होगी। इस तरह से जब हम इसे बनाएंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी। ठीक है। ये अब जब हम उसके लिए और अधिक गहराई से देखते हैं तो हमें किस तरह का नजर आएगा। ये कहीं कहीं पर जो आपको इस तरह से पॉइंट जो पोरनुमा संरचना नजर आ रही है, इसके लिए हम न्यूक्लियो पोर का नाम देंगे, न्यूक्लियो पोर। साथ ही साथ जो इसकी बाहरी लेयर है इसके लिए हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। जब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गए तो जो इसके अंदर वाली जो होगी वो हमारी इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन, यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब फिर हम जब इसको देखते हैं ढंग से तो हमें इसमें एक बॉल जैसी कंडीशंस अर्थात स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, बॉल जैसी संरचना। यदि हम इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो डॉट नुमा संरचना हमें इसमें और देखने को मिलती है, पॉइंट नुमा संरचना कह सकते हैं। ठीक है। इसको नाम देंगे हम न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस। या तो हम इसे केंद्रक बोल देंगे या तो हम इसे केंद्रक बोल देंगे या फिर इसे हम केंद्र का बोलेंगे। ठीक है। अब कहीं कहीं पर हमें ये इस तरह से कंडीशंस नजर आएंगे इसमें। ये आपका क्रोमैटिन नेटवर्क बोल सकते हैं, नेट बोल सकते हैं, बात एक ही है, सेम कंडीशन होगी। तथा इसको भी हम जब ढंग से देखेंगे तो इसमें ये डॉटनुमा संरचना दिखाई देंगी। इस तरह से जो आपको ये पॉइंट नुमा संरचना नजर आ रही है, चाहे वो इसमें है या फिर वो इसके अंदर है, इसके लिए हम राइबोसोम नाम देंगे। ठीक है। हमें इतना पता लग रहा है कि ये जो गोल आकृति का है इसे हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे, पॉइंट नुमा जो संरचना है इसे हम राइबोसोम बोलेंगे, तथा ये जो आपको कहीं कहीं पर जो ओपन हुई कंडीशंस नजर आ रही है इसे हम न्यूक्लियोपोर बोलेंगे। और साथ साथ जो इसकी बाहरी लेयर है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये जो है इसके लिए जो अंदर वाली जो लेयर है इसके लिए इनर मेम्ब्रेन, तथा इसके अंदर एक जो ये संरचना आपको नजर आ रही है इसके लिए हम क्रोमैटिन नेटवर्क का नाम देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये इसके लिए हम न्यूक्लियो प्लाज्मा का नाम देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। छोटी सी जानकारी है न्यूक्लियस, छोटी सी जानकारी है आपकी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिएगा अब हल्का हल्का सा हम इसके बारे में देख लेंगे कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए खोजा था और इसके लिए केंद्रक के नाम से पुकारा। इसके बाद जब इसका विस्तृत अध्ययन हुआ तो कैंडिडेट थे एक रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 ईस्वी में इसका विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि सभी कोशिकाओं के अंदर, चाहे वो आपके प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, मुख्य रूप से जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं पाया तो ये हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पाया जाता है, ये सभी के अंदर पाया जाता है। अर्थात जितनी भी एक्टिविटी होती है कोशिकाओं के अंदर उन सभी को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो केंद्रक के द्वारा होता है। तथा रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो वैज्ञानिक थे
उन्होंने 1831 में जब इसके बारे में अध्ययन किया और विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि इसका जो कार्य है वो क्या क्या है, तो इसको खोज करने का जो श्रेय था वो इन्हीं को प्रदान किया गया, है ना। केंद्रक शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज जो होती है, मेटाबॉलिक वाली एक्टिविटीज हो गई, या फिर आपके रिप्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटी हो गई, या फिर सेल डिवीजन वाली एक्टिविटीज हो गई, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लियस के निर्देश के अनुसार ही चलती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है जो केंद्रक हमारा, उसके कार्य क्या क्या हो गए। केंद्रक के बारे में मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की तथा इनसे पहले जो न्यूक्लियस को देखा था वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे सबसे पहले देखा था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो जितने भी पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी आनुवंशिक सूचना जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य होता है वो हमारा न्यूक्लियस के माध्यम के अनुसार ही होता है। साथ साथ विभिन्न प्रकार के राइबोसोम का निर्माण वगैरह हो गया, या फिर जितनी भी किसी भी कोशिका के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को निर्धारित रूप से सुचारू रूप से कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे न्यूक्लियस के लिए जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। वही जो हमारा इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से पुकारते हैं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीन हो गए, आपके हिस्टोन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ये प्रेजेंट रहते हैं। प्रेजेंट रहने के साथ साथ जितनी भी सेल डिवीजन की जो एक्टिविटीज है, या फिर जितने भी एंसेस्टर्स जो कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स वाले जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य है वो न्यूक्लियस के माध्यम से होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं किसी भी कोशिका के अंदर, उन सभी को कंट्रोल करने का जो कार्य है वो हमारे न्यूक्लियस का होता है। सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने के कारण ही केंद्र के लिए कोशिका का ब्रेन या फिर कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल के नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं। यदि हम थोड़ा थोड़ा सा और इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो देखो, ये आपको जो पॉइंट में संरचना नजर आ रही है इनके लिए हम राइबोसोम बोलेंगे। राइबोसोम आपको मुख्य रूप से दो राइबोसोम, अगर हम उसके आधार पर बात करें, प्रोकैरियोट का कैरियोट के आधार पर, तो आपको दो प्रकार के होंगे, 17 प्रकार के और 80 प्रकार के। हालांकि राइबोसोम इनसे अलग ही प्रकार के होते हैं, 16 प्रकार के हो गए, 5S प्रकार के हो गए। ये आपका जब पॉइंट चलेगा आपको जब बताया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपको इस तरह से नजर आने क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे, गुणसूत्रीय जाल बोल देते हैं इसके लिए। इसमें क्या होगा, डीएनए, आरएनए होंगे, हिस्टोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, अर्थात गुणसूत्र हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। शरीर का जितना भी इसका जो ये डबल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है ना। इसका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, उस मटेरियल को कोशिका के मटेरियल से अलग करने का जो कार्य होता है वो हमारा इन्हीं मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जितने भी इसके अंदर लिक्विड फॉर्म वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कोई केमिकल्स है, जब वो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाएगा तो न्यूक्लियोपोर के माध्यम से बाहर जाएगा, तथा कोशिका के अंदर जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है, जब वो कोशिका के अंदर आएगा तो इन्हीं न्यूक्लियोपोर्स के अंदर के द्वारा अंदर आएगा, ठीक। ये चीजें होती हैं। अब बात आते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो फ्रेडरिक विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक या फिर केंद्रका की खोज की। मुख्य रूप से इसका जो कार्य होता है सेल डिवीजन के रूप में इसका कार्य होता है, विशेष रूप से सेंट्रल्स न्यूरॉन्स वगैरह के लिए। जब इसके बारे में पॉइंट चलेगा आपको जब बताया जाएगा। फिलहाल की कंडीशन के लिए ये है कि जो न्यूक्लियस है ये हमारा एक विट्रल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मुख्य रूप से सभी कार्यों को करने का कार्य करता है। शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके जन्म से लेकर, किसी भी कोशिका के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित हो, मेटाबॉलिक कंडीशंस हो, या फिर प्रजनन से संबंधित हो, या फिर आपको हम कह सकते हैं कि जब सेल डिवीजन वाली जो स्थिति होती है उससे संबंधित हो। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे वो शुरू से लेकर अंत तक, छोटी से लेकर बड़ी, जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हमारे इस न्यूक्लियस के माध्यम से ही पूरी होती हैं, ठीक है। अब बातें करते हैं कि भाई इसके बारे में कि इसका ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, किसने इसकी खोज की। तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सबसे पहले जो इसको जो देखा था वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसके लिए देखा था, तथा रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में विशेष अध्ययन किया और इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की, जिससे कि रॉबर्ट ब्राउन के लिए इनका खोजकर्ता का श्रेय के रूप में जाना जाता है, ठीक। अब बात आती है कि भाई उपस्थित कहाँ कहाँ रहते हैं। जो न्यूक्लियस है हमारा, मोस्टली तो हमारा अधिकांश कोशिकाओं पाया जाता है, लेकिन यदि हम देखें तो मनुष्य को जो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ये हमारा अनुपस्थित रहता है।
ठीक है, उनमें अनुपस्थित रहता है। मोस्टली तो ज़्यादातर सभी कोशिकाओं में सिर्फ जितनी भी कोशिकाएं होंगी मुख्य रूप से उनमें एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट नाम की जो ऐसी सेल्स वगैरह जो होती हैं उनमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं, उनमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कैमल और लामा नाम का जो एनिमल्स है, यदि हम उनके बारे में बात करें तो उसमें जो केंद्रक है वो उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। ये आपको एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी है। इसके बारे में और अधिक जब हम इसका चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो आप जब सीखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए आप मेरे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।